Hello students, welcome to Patwekar Tutorials, Standard 8 Science Chapter 1, Living World and Classification of Microbes. Biodiversity and need of classification. According to 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea. हमको तो पता है, हम लोग कितने दिनों से पढ़ते आए ना, कितनी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, कितने सारे पेड़ पौधे इन लैंड एज वेल एज इन सी में भी दिखते हैं, लैंड पे भी दिखते हैं ना। तो कितनी सारी स्पीसीज़ है, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स, अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्या है अपने इस अर्थ पे पाई जाती है। ठीक है, अब इतनी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे है, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है हमको, तभी तो हमको पता चलेगा उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उनको क्या किया, ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, ग्रुप में बांटने से क्या होगा, हमको स्टडी करना आसान हो गया। तो अभी पहले वाले को स्टडी कर लिया था ना, तो दूसरा जो नया स्पीसीज आएगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसको पूरा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके सिर्फ नए फीचर्स स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसीलिए हमको इसको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, है ना। क्लासिफिकेशन करने से हमको ये इतनी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना आसान हो गया। ठीक है, now this process of dividing living organisms into groups and subgroups is called biological classification. क्या है biological classification? इसी को बोला जाते हैं process of dividing living organism into groups and subgroups. एक के बाद एक उसको डिवाइड किया गया हम लोगों ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अब एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, विच इज़ एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। उसने क्या किया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, जो कि बहुत फेमस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है और बहुत फेमस क्लासिफिकेशन है। उसके बाद इसके ऊपर ही सब लोगों ने बाकी आगे जाके क्लासिफिकेशन भी किया, या फिर कोई भी स्पेसीज स्टडी करनी है तो इन 5 को बेस रख के ही किया। तो ये पूरा वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे विटेकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब विटेकर ने जो क्लासीफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसके लिए उसने कुछ क्राइटेरिया रखे। देयर वर 5 क्राइटेरियाज। ठीक है, तो क्या है, उसने बोला कि 5 ग्रुप बनाए उसने। ठीक है, अब इन 5 ग्रुप को कैसे किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो 5 ग्रुप में उसने डिवाइड किया, तो किस तरह क्या क्राइटेरिया रखा। सबसे पहले था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब उसका सेल स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने देखा था ना पिछले साल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम सेल्स। तो सेल्स कैसे होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे या यूकैरियोट्स होंगे, मतलब उसमें यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उसका सेल वॉल है या नहीं है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट सबसे पहला जो किया वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो जो सेल्स है वो यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल है उसमें, या फिर मल्टीपल सेल्स है, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यूनिसेलुलर में तो सबसे पहला किंगडम 1 उसने क्या नाम दिया, मोनेरा, जो कि यूनिसेलुलर, जिसमें एक ही सेल पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद यूकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर में किंगडम 2 का नाम दिया उसने प्रोटिस्टा। ठीक है, मतलब इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इनका खाना कहाँ से आता है ना। प्लांट्स जैसे कि ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। फंगाई, सेफ्रोफाइटिक, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर पलते हैं। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक एंड इंजेस्टिव, क्या करते हैं वो दूसरे से खाना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स रहते हैं ना, या फिर एनिमल्स के ऊपर, है ना। एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब या तो प्लांट से खाना खाते हैं। हर्बिवोरस एंड कार्बिवोरस, वी हैव सीन दिस। ओके, नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल। कैसा लाइफस्टाइल है, मतलब जैसे कि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ना हर चीज़। एनिमल्स कंज्यूमर्स एंड फंगाई आर डिकम्पोजर्स। तो वो किस तरह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डिकम्पोजर है, उसके ऊपर भी उसने क्या किया, डिवाइड किया। नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, तो किस तरह से उसका सेल मेम्ब्रेन है, किस तरह उसका न्यूक्लियस है, इसके ऊपर उसने क्या किया, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। तो इस तरह से इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसने कितने में डिवाइड किया, 5 में डिवाइड किया, 5 ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहला था किंगडम 1 दैट इज मोनेरा, किंगडम 2 दैट इज प्रोटिस्टा,
किंगडम 3 दैट इज़ फंगाई, किंगडम 4 इज़ प्लांटे, किंगडम 5 इज़ एनिमेलिया। सबसे पहले प्लांटे और एनिमेलिया में ही हम लोगों ने डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। पहले जो डिवीजन हुआ था वो सबसे पहले ऐसा ही हुआ था, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे दो में डिवाइड हुआ था, लेकिन फिर बाद में विटेकर ने आके इस तरह से डिवीजन किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, स्टडी करना आसान हो गया। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इस साल में ये 5 किंगडम के लिए देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इसके बारे में ही आपको बहुत ज़्यादा बताएंगे। ठीक है, तो वी विल सी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेन, एनिमेलिया। प्लांटेन एनिमेलिया दैट इज़ प्लांट्स और एनिमल्स, तो उसको तो नहीं देखेंगे, लेकिन मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी ये तीनों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले है किंगडम 1 मोनेरा। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियन ब्लू ग्रीन अलगे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। ब्लू ग्रीन अलगे, अलगे बताया ना, जो हम लोग बारिश में आता है, ग्रीनरी आती है छोटी छोटी, उसको अलगे बोलते हैं, पता है ना। ये किंगडम 1 मोनेरा जो था उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्यों इनको एक ग्रुप में डाला गया। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। क्या था उसका, सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, सिर्फ उसमें क्या है, एक ही सेल है। ठीक है, और उसके बाद दे में हैव ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ज़मीन पे रहने वाली, और हेट्रोट्रॉफिक मतलब पानी में रहने वाले। मतलब वो कहीं पे भी हो सकते हैं, ज़मीन पे भी हो सकते हैं, पानी में भी हो सकते हैं। ठीक है, देन प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। तो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो के हैं उसको या तो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होना चाहिए या सेल ऑर्गेनेल्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। किंगडम मोनेरा के जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनके कौन से सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, उसमें या तो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है या फिर सेल ऑर्गेनेल्स हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो सारे किस में आए, मोनेरा में आए। तो सारे बैक्टीरिया और अलगे किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सारे जो मखलूक थी, इन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सारे ऑर्गेनिजम्स जो थे वो एक ग्रुप में डाले गए। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोटिस्टा के, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। है ना, पिछले वाले में क्या था, उन लोग का न्यूक्लियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो इसलिए मोनेरा में थे। ठीक है, लेकिन अभी इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस होना चाहिए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है उसमें। ठीक है, दे हैव स्यूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैगेला फॉर लोकोमोशन। फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन क्या है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र अपने से हो सकते हैं, लोकोमोशन। ठीक है, क्या कर सकते हैं वो लोग, जगह चेंज कर सकते हैं। तो उनके लिए उनको क्या होता है, या तो सीलिया है या स्यूडोपोडिया है या विप लाइक फ्लैगेलिया। है ना, मतलब जैसे ऐसी उसको या तो पूंछ होती होगी या फिर ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा जिससे वो क्या करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं अपने से। हाँ, ये लोग ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूग्लेना वॉल्वॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मतलब इसमें क्या है, वो लोग अपना खाना खुद से बना सकते हैं। है ना, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो लोग अपना, तो इसीलिए वो क्या रहते हैं, हमेशा ग्रीन कलर में दिखते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स भी प्रोटिस्टा में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, कौन से, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। अमोबिया एंड पैराम्यूसियम, ये सारे किस में आएंगे, किंगडम 2 प्रोटिस्टा में। ठीक है, नेक्स्ट इज किंगडम 3 दैट इज़ फंगाई। अब फंगाई हम पता है, जब ब्रेड या रोटी को हम लोग रख देते डब्बे में भर के, तो क्या होती है, अगर हम लोग उसको खोलेंगे नहीं, वो डब्बे को खोलेंगे नहीं, तो क्या होगा, 2-3 दिन के बाद में वो ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीनेस है, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा स्पॉन्जीनेस दिखता है ना, कापूस की जैसे छोटा छोटा वाइट वाइट दिखता है उस पर, तो वो क्या रहते हैं, फंगाई होते हैं। या फिर अगर तुमको देखना होगा तो क्या करना, एक रोटी या ब्रेड के ऊपर थोड़ा पानी डाल के उसको ढक के रख देना, तो वो अपने आप आपको दिखाई देगा। तो वो ब्लैक कलर में भी हो सकते हैं, ग्रीन कलर में भी रहते हैं, या फिर वाइट कलर में भी होते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज फंगाई। मतलब हम लोग उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, है ना, फंगाई को हम लोग देख पाते हैं, तो इसीलिए इसको फंगाई क्लास में डाल रहा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फंगाई के।
नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फंगाई आर दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिजम्स मतलब वो खुद से खाना नहीं बनाते, क्या करते हैं, खाने के ऊपर बनता है ना, जैसे ब्रेड और रोटी है उसके ऊपर बना है ना फंगाई, तो क्या है वो लोग खुद से खाना नहीं बनाते, मतलब उनके पास खुद से खाना बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ज़्यादातर डेड ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ओके, मतलब जो डेड एनिमल्स के ऊपर ज़िंदा रहते हैं और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही हमेशा पाए जाते हैं। देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। तो क्या है उनका जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन से बना हुआ रहता है। सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या है, मेनी न्यूक्लियाइज प्रेजेंट रहते हैं। जैसे प्रीवियस किंगडम में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है तो सिंगल होता है, ठीक है, लेकिन फंगाई में ऐसा नहीं, एक से ज़्यादा भी दिखते हैं ना। एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई आर बेकरसेस, एस्पेरेगस, फंगस ऑन कॉर्न, पेनिसिलियम, मशरूम्स, है ना, मशरूम्स ये जो हम लोग देखते हैं वो भी एक टाइप के फंगाई से। उसके बाद ईस्ट भी एक तरह का फंगाई। और उसके बाद दो किंगडम्स कौन से हैं, प्लांटिलिया एंड एनिमिलिया, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। अब विटेकर ने जो ये क्लासिफिकेशन दिया ये सब तरफ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद सब लोगों ने, किसी ने भी बाद में क्लासिफिकेशन किया तो इन 5 के ऊपर ही किया, उसके आगे ही बढ़ते गए, ठीक है। इसलिए ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। नाउ व्हाट आर माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, ये सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट, बहुत छोटे रहते हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत छोटे जो नेकेड आई से नहीं दिखते लेकिन बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स का, क्योंकि इनके वजह से ही क्या होते हैं, डीकेइंग होता है ना। वरना क्या होता था, हमारा कचरा सड़ते रहता था ना, अगर बैक्टीरियाज नहीं होते तो क्या होता था, हमारा कचरा ऐसे ही पड़ा रहता, सड़ते रहता था। तो कैसा इस यूनिवर्स को चलाने के लिए अगर कोई चीज़ आ रही है तो कोई चीज़ ख़त्म भी होनी चाहिए ना, उसके लिए जगह होनी चाहिए ना, नई चीज़ के लिए जगह करनी पड़ती है ना। तो अपने आप क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं ना। तो इसीलिए अब इतना बड़ा कचरा है, वेस्टेज है, तो उसको साफ़ करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो ज़्यादा लगेंगे, इसीलिए ये ज़्यादातर गंदगी में ही पाए जाते हैं। नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुनिया में तो क्या होता था, हमारा कचरा कभी भी नहीं निकल पाता था, कभी भी नहीं सड़ पाता था और कभी भी वैनिश नहीं हो सकता था। और इसी कचरे को क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल के, है ना। तो इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूरत है। इसके अलावा क्या होते हैं, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा कचरे में या गंदगी में ही पड़े रहते हैं तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, है ना। तो ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल रहते हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग तरह की बीमारियां लेके आते हैं ना। तो आजकल तो हम लोग सुन रहे हैं एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है कोरोना वायरस वाली, है ना, वो भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं इनकी साइज़ बहुत बहुत छोटी होती है, बिल्कुल माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर में काउंट होती है, ठीक है। और माइक्रोमीटर मतलब 1 मीटर का 10⁶ पार्ट, मतलब मीटर को अगर 6 पार्ट में बांटेंगे तो जो छठा पार्ट रहेगा वो माइक्रोमीटर है, ठीक है। और नैनोमीटर हमारे स्केल पे हम लोग जैसे मिलीमीटर में कर रहे हैं, उस मिलीमीटर कितना है, 4th पार्ट है, उसको भी और जाके डिवाइड करेंगे तो 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो माइक्रोमीटर मिलेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको नहीं देख सकते, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, बहुत बहुत छोटे होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन होते छोटे लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते हैं, जैसे कोरोना जैसी बीमारियां, है ना, बहुत बड़े बड़े काम करके गए, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगेन इट इज़ बीन डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोटिस एंड यूकैरियोटिस, ठीक है। दोनों को जैसे विटेकर ने
बाकी के किंगडम को किया, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इसी तरह क्लासीफाई किया सबसे पहले। अब प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंगी, अल्गे एंड वायरसेस, ठीक है, यूकैरियोट्स में आते हैं। सो फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, जिसकी साइज 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होती है, मतलब ये थोड़े से बड़े होते हैं, इसको फिर भी छोटे मोटे माइक्रोस्कोप से आराम से देखा जा सकता है। एज इट गोज अंडर प्रोकैरियोट्स, तो क्या होते हैं बैक्टीरिया कैसे रहेंगे, यूनिसेलुलर रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरे के ऊपर पैरासाइट होना, दूसरे एनिमल्स के ऊपर या फिर दूसरी चीज़ों के ऊपर अपना खाना बना लेना, है ना। तो या तो इंडिपेंडेंट भी रहते हैं और पैरासिटिक भी रह सकते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज, सोचो लोग मिलके एक कॉलोनी बना लेते हैं, इतने ज़्यादा बैक्टीरिया सब साथ में मिलते हैं तब, ठीक है। बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल, सेल वॉल तो रहता है इसमें, क्योंकि वो बहुत बड़े नहीं रहते ना, तो उनके पास बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है, बस एक छोटी सी सेल होती है तो हो गए, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल, उनको सेल वॉल तो अच्छा सा रहता है, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, या तो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स कुछ होते नहीं हैं, एक आध न्यूक्लियस वगैरह ही रहेगा उसमें। मतलब इतने छोटे होते हैं ये कि इसमें ज़्यादा ना उसके हाथ है ना पैर है, ना उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना उसके पास कोई सिस्टम है, बस इतना छोटा सा एक न्यूक्लियस है वो, लेकिन फिर भी वो जान है, उसमें वो जान है और वो कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपली बाइनरी फिशन, क्या होते हैं बस अपने आप को डिवाइड करते हैं और रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं ना बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में क्या हो जाते हैं, डबल हो सकते हैं, बस अपने आप को स्प्लिट करते जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटोजुआ, जिसकी साइज अप्रॉक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर के करीब होती है। प्रोटोजुआस आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, ये ज़्यादातर क्योंकि प्रोटोजुआ है तो ग्रीन कलर में रहते हैं, तो ज़्यादातर सॉइल पे भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, सी वाटर में भी मिलते हैं। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक, लेकिन ये किसी और के बॉडी में भी पाए जाते हैं, इसीलिए जब प्रोटोजुआ हम लोग किसी और की बॉडी में चले जाते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं, तो क्या होता है वो बॉडी में भी सर्वाइव करना शुरू करते हैं, और जिसकी वजह से हमको क्या होती है, बीमारी प्रोड्यूस होती है ना। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब यूकैरियोटिक सेल मतलब उसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और थोड़े बहुत सेल मेम्ब्रेन भी होंगे। There is a great variation in cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoa. There is great variation in cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoans. Protozoans में क्या होता है, अलग अलग सेल स्ट्रक्चर होता है, सेल स्ट्रक्चर ऐसा रहता है जो लोकोमोशन के लिए भी होता है, या फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन खाना बनाने के लिए या खाना पचाने के लिए भी उनके पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। These organisms reproduce by simply cell division, लेकिन ये कैसे होते हैं, सेल डिवीजन करके अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। एग्जाम्पल एमोबिया, पैरामीशियम, फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, पैरामीशियम फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, एंटोमेबा हिस्टोलिटिकल कॉजेज एमोबियासिस, प्लाज्मोडियम विवास कॉजेज मलेरिया, यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक, ये सारे नाम हैं प्रोटोजुआ के, जिसमें से हमको दिखने वाला प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया, मलेरिया जो होता है वो इसी के कारण होता है हमको, तो ऐसी बीमारियां हमको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। नेक्स्ट इज फंगाई, दीज आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ज़्यादातर ये किस में होते हैं, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के पाए जाते हैं। These are eukaryotic organisms, some are unicellular and others are visible with naked eyes, हम लोग इसको देख भी सकते हैं ना, जैसे फंगाई हम लोग देख पाते हैं ना, जो ब्रेड पे उस पे आता है। तो सैप्रोट्रोफिक,
एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, हमेशा क्या करते हैं, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे क्या करते हैं, चूस लेते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं जब डेड हो जाते हैं तो उसमें से सब चीज़ें डेड नहीं होती है, वो अचानक से डेड नहीं होते, उसमें फिर भी क्या बाकी रहते हैं, जो न्यूट्रिशंस बाकी रहते हैं वो क्या करते हैं, ये फंगाई निकाल ले लेते हैं। और फिर उसके बाद में जिसकी वजह से वो उस डिकेइंग और बॉडी को, उस ऑर्गेनिक मैटर को जो डीके हो रहा रहता है उसको डीके होना आसान हो जाता है। तो जो बचा हुआ भी है ना उसके लिए भी ये फंगाई जो होते हैं ना बचे हुए न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, खींच लेते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड असेक्शुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बर्डिंग। तो ये क्या होते हैं, ये बर्डिंग से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि हम लोग इसको अनेकेड आई से भी देख सकते हैं। बर्डिंग से मतलब क्या होते हैं, इनके बर्ड्स रहते हैं जहाँ पे जैसे ही वो खुल जाते हैं तो उसके जो बीज है वो सब तरफ फैल जाते हैं और जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ये आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेकर्स ईस्ट, कैंडा मशरूम है ना, ईस्ट मशरूम तो हम लोगों ने सुने हुए हैं ना। नेक्स्ट इज अलगे, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, दे आर एक्वेटिक, मतलब ये ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं ना अलगे तो पानी में ही दिखते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर में होते हैं तो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल, क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, very few species of algae are unicellular, most of them are multicellular and visible with naked eyes। हम लोग इसको naked eyes से भी देख सकते हैं। next is virus। generally viruses are not considered as living organism or they are said to be organisms at the age of living and non living। living और non living के बीच में है, मतलब रहते तो नॉन लिविंग में ही है लेकिन जैसी फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो जाग जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको वायरस कहा जाए, जो कि बहुत डेंजरस है ना। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, दैट इज दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन बी सीन ओनली विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, सिर्फ उसमें क्या रहता है, डीएनए रहता है, डीएनए और आरएनए कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोड। सिर्फ उसमें डीएनए और आरएनए रहता है, वो अलग, वरना उसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है। वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विथ हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका। तो क्या होते हैं, वायरस क्या करते हैं, अपना उनके पास कुछ नहीं होता है, वो क्या करते हैं, जाते हैं प्लांट और एनिमल सेल में, फिर वहाँ से प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वहाँ से खाना भी बना लेते हैं, उनका खाना भी ले लेते हैं और अपने आप को बढ़ाते भी जाते हैं, खाते भी जाते हैं, बढ़ाते भी जाते हैं। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। तो जिससे खाना लिया ना उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं और वापस फ्री हो जाते हैं। दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स, फिर एक सेल से दूसरे सेल में, वहाँ से खाना ले लिया, चूस लिया पूरा खाना, फिर उस सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर नेक्स्ट आगे बढ़े, इसीलिए बहुत डेंजरस होते हैं। वायरसेस कॉज मेनी डिजीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, बहुत सारे डिजीजेस हैं जैसे कि कोरोना वायरस, देन टोमेटो विल्ट वायरस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वायरसेस के। अपार्ट फ्रॉम दैट पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे कि ये सारे वायरसेस की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।